हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है संदीप योगी और मैं स्वागत करता हूं आपके और सिर्फ आपके इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जेईई नीट फिजिक्स ओशन। आज मैं शुरू करने वाला हूं लेक्चर सेकेंड इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, जो कि 12th के सिलेबस से है। इसलिए हम लेक्चर 1 का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। और जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्ज एलिमेंट्री पार्टिकल्स की एक प्रॉपर्टी होती है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन से होते हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन टाइप्स के पार्टिकल आपके एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज। इनके ऊपर चार्ज होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। लाइक चार्जेज रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट करते हैं। फिर कल हमने ये भी पढ़ा था कि रब करने से मैटर को चार्ज किया जा सकता है। देखो, एटम से मिलकर ही आपका मैटर बना होता है। जब मैटर को हम रब करेंगे, जैसे हम हैंड्स को रब कर रहे हैं, वैसे ही एटम्स भी आपस में रब होंगे। तो क्या होगा कि इसके वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। हाँ, डिपेंड करता है ये चीज़ कि ये इसके वाला इसके पास जाएगा या इसके वाला इसके पास जाएगा। ये चीज़ डिपेंड करती है। किस चीज़ पे डिपेंड करती है? कि इसको कितनी एनर्जी चाहिए रिमूव होने के लिए। अगर इसको कम एनर्जी चाहिए रिमूव होने के लिए तो ये इसके पास जाएगा, या फिर इसको कम एनर्जी चाहिए रिमूव होने के लिए तो ये इसके पास चला जाएगा। इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। यानी कि वर्क फंक्शन वो चीज़ है जो आपकी एनर्जी, जितनी एनर्जी रिमूव होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर ऑर्बिट से निकलने के लिए चाहिए, उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि हमने ग्लास रोड को लिया था, जैसे ये ग्लास रोड है आपकी, और ग्लास रोड को अगर सिल्क के क्लॉथ से रब किया जाए तो क्या होगा? ये आपका सिल्क क्लॉथ हो गया। इन दोनों को आपस में रब करते हैं तो ये आपकी पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाती है और ये आपका नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, और इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि सिल्क क्लॉथ के पास, सिल्क क्लॉथ हैज एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें आपका ग्लास रोड के पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई। तो डेफिशिएंसी होगी तो यानी कि बेसिकली आपके पास प्रोटॉन्स की मात्रा ज़्यादा है। प्रोटॉन्स आपके पास क्या है? एक्सेस हैं। प्रोटॉन्स आपके पास एक्सेस हैं, तो उसका मतलब है ये बॉडी क्या कहलाएगी? पॉजिटिवली चार्ज्ड। और ये बॉडी क्या कहलाएगी? नेगेटिवली चार्ज्ड। यही प्रोसेस एटम में हुआ है। एटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस पे आ जाएंगे, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है, या फिर इसके इलेक्ट्रॉन्स इस पे आ जाएंगे। अगर इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हुए तो एटम क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज। और इसके पास एक्सेस प्रोटॉन्स हुए तो ये क्या कहलाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। अगर मान लो इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए जाएं तो ये क्या रहेगा? पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन बचे हैं सिर्फ 2। और ये क्या कहलाएगा? नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इसके वाले एटम्स, इसके वाले इलेक्ट्रॉन्स नीचे वाले के पास आ गए। ये प्रोसेस कब हुई है? जब हमने रब किया। जैसे जब पहले एक्सपेरिमेंट किए गए थे तब जैसे कि उन्होंने क्या किया कि ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया। 2 ग्लास रोड थी जिनको सिल्क के साथ रब कर दिया, तो दोनों पे आपका पॉजिटिव चार्ज आया था और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आया था। लेकिन उस टाइम ये पता नहीं था कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। तो उन्होंने क्या देखा कि जो 2 ग्लास रोड जिन्होंने रब किया था सिल्क क्लॉथ के साथ में, वो आपस में रिपेल कर रही हैं, एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। और जो ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। ऐसा देखा गया। तब पता चला कि डिफरेंट मटेरियल से एक दूसरे को
अट्रैक्ट कर रहे हैं चार्ज होने के बाद में। इतना तो पता था कि ये चार्ज हुआ है, कुछ चीज़ है, इसकी कुछ कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज का ट्रांसफर हुआ है कुछ, इसीलिए तो ऐसा हुआ होगा। फ्रिक्शन करने पर, रब करने पे एक दूसरे को, ये डिफरेंट मटेरियल से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे और सेम मटेरियल से एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। तब लगाया गया हिसाब कि लाइक चार्जेज रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट करेंगे। फिर बाद में डिस्कवरी से वर्क फंक्शन जैसी चीज़ पता लगी कि भाई अगर एटम है, जैसे ग्लास रोड है, ग्लास रोड के एटम्स हैं, इन एटम्स के पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये उस टाइम न्यूट्रल थी रब करने से पहले। फिर जब रब किया उनको तो इसके इलेक्ट्रॉन्स निकल के सिल्क क्लॉथ पे अटैच हो गए। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ग्लास रोड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको कम वर्क फंक्शन चाहिए था, यानी कि कम एनर्जी चाहिए थी वहाँ से रिमूव होने के लिए। थोड़ी सी एनर्जी दी, ये वहाँ से छिटक के और सीधा सिल्क क्लॉथ पे आ गए। और सिल्क क्लॉथ भी उस टाइम पे न्यूट्रल था बिना रब करने से पहले। लेकिन जब इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ गए तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया। हालांकि एनर्जी है, जो वर्क फंक्शन था वो सिल्क क्लॉथ पे भी लगा होगा जैसे रब किया होगा, लेकिन इनके इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए रिमूव होने के लिए, इसलिए वो वहीं की वहीं बैठे रहे। वो जो कम एनर्जी थी, थोड़ी बहुत एनर्जी थी, उससे इसके वाले इलेक्ट्रॉन्स सिल्क क्लॉथ पे अटैच हो गए, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। ये लो आपका नेगेटिवली चार्ज, ये लो आपका पॉजिटिवली चार्ज, और ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव। फिर नाम रख दिया गया। एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि हाँ, इसके पास प्रोटॉन ज़्यादा हैं तो फिर पॉजिटिव चार्ज मान लो, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो इसको नेगेटिवली चार्ज्ड मान लो। फिर हमने पढ़ा कि मैटर को चार्ज करने के 3 तरीके हैं। फ्रिक्शन से किसी भी मैटर को चार्ज किया जा सकता है, कोई भी मैटर हो चाहे, और इंडक्शन से भी किसी भी मैटर को चार्ज किया जा सकता है। फ्रिक्शन तो आप समझ गए होंगे, फ्रिक्शन रब करने वाली चीज़ है, वो हो गया आपका फ्रिक्शन। इंडक्शन होता है, इंडक्शन में आपका जैसे कि ये इंडक्शन में आपको चाहिए शुरुआत से ही या तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी चाहिए आपको, या फिर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी चाहिए। जब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को या फिर नेगेटिवली चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास में लेके जाएंगे, मान लो मैं इसके पास लेके आया विदाउट कॉन्टैक्ट, यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, विदाउट कॉन्टैक्ट, तब क्या होगा भाई, नेगेटिव वाले क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स को दूर भगाएंगे और प्रोटॉन्स को पास बुलाएंगे। आई मीन पॉजिटिव चार्जेस को एक तरफ लेके आने की कोशिश करेंगे। तो ये एक तरफ आ गया, मान लो मैटर ऐसे रखा है तो ऊपर खींच रहा है, तो ऐसे लगा लो हिसाब, ये लो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। मैं साइड में लिख देता हूँ, ये लो मैंने ये लेके आया। अब क्या होगा, इधर पॉजिटिव पोलरिटी हो जाती है भाई, इधर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन से दूर भाग। हाँ, इससे बाहर नहीं निकल सकते फिलहाल, क्योंकि रहना तो मैटर में ही है। कहा जाएगा किसी से अटैच होना, किसी कंडक्टर से अटैच हो तब जाके ये नेगेटिव वाले जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे पोलरिटी हो गई, पोलरिटी, चार्ज की पोलरिटी इसको बोलते हैं। पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स की तरफ और नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन से दूर, ये हो गया। अब इसको हम अर्थिंग कर दें या फिर किसी कंडक्टर को जोड़ दें इसी वायर से, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन सारे निकल जाएंगे और हमको क्या मिल जाएगी, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हमको मिल जाएगी। ऐसे ही अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को, अब इसी बॉडी को ले लो आप, इसी बॉडी को जब दूसरी बॉडी के पास में लेके जाएं, अब ये बॉडी न्यूट्रल है, इसका मतलब है इसके पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लो, तो क्या होगा, लेकिन वो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपके सेपरेट हो जाएंगे। एक तरफ इलेक्ट्रॉन और एक तरफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन किधर, अनलाइक चार्ज की तरफ, अनलाइक चार्ज यानी पॉजिटिव वाला
नेगेटिव को खींच रहा है और पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, तो वो चले गए दूसरी साइड। अब क्या करें, अब हम अर्थिंग यहाँ से कर सकते हैं। अर्थ किया इसको तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स आपके नीचे चले जाएंगे और आपको पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मिल जाएगी। तीसरा तरीका बताया था चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, पहले से कोई बॉडी चार्ज्ड होती है, वहाँ से हमने पॉजिटिव चार्ज बॉडी निकाल ली, कहाँ से, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से। ये देखो इसके पास इक्वल नंबर ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसको कांटेक्ट करवाएं न्यूट्रल बॉडी से। न्यूट्रल बॉडी मैंने ये लगाई इसके पास में, ये लो, ठीक है। अब न्यूट्रल बॉडी मैंने यहाँ पे लगा दी। अब इसके पास क्या होगा कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले प्रोटॉन्स जो हैं, ये उसके ऊपर भी चले जाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि पॉजिटिव रिपेल करता है। पहले इनको कम जगह मिल रही थी रिपेल करने के लिए, थोड़ा सा एरिया था, उसी में ये रिपेल करे जा रहे थे, कहीं दूर जा नहीं सकते थे। क्यों नहीं जा सकते थे, क्योंकि किसी कंडक्टर से अटैच्ड नहीं थे। जैसे ही इसको कोई कंडक्टिंग बॉडी मिली, जैसे ही इसको ये कंडक्टिंग बॉडी है, कंडक्शन का मतलब यही है कि ये कंडक्टिंग बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी जो कि न्यूट्रल है फिलहाल, तब क्या होगा, इसके ऊपर भी ये चार्ज निकल जाएगा, लेकिन कितना, इक्वली सेपरेटेड हो जाएगा, क्योंकि फोर्स जो लग रहा है वो दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा, फोर्स दोनों का हाफ हाफ हो जाएगा। तो क्या होगा, आपका चार्जेस भी हाफ हाफ डिवाइड हो जाएंगे। अगर ये 8 हैं तो दोनों के पास 4 पहुंच जाएंगे। फिर आप बॉडी को यहाँ से हटा लो, फिर भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज रहेगी। ऐसा ही होगा नेगेटिवली चार्ज बॉडी के साथ। नेगेटिवली चार्ज बॉडी आपके पास अगर है और उसी से हम अटैच करवा दें न्यूट्रल बॉडी को, तब क्या होगा, ये नेगेटिव वाले वहाँ पे भी चले जाएंगे, क्योंकि इनमें रिपल्सन हो रहा था, इनको जगह कम मिल रही थी, फिर भी एडजस्ट किए हुए थे, पर जैसे ही इनको जगह मिली जाने की वो निकल गए। इसके ऊपर भी आ जाएंगे 4, इसके ऊपर आ जाएंगे और 4 इस पे रह जाएंगे, 4 इस पे और 4 इस पे, दोनों पे 4 आ जाएंगे, क्योंकि फिर अब एरिया ज़्यादा मिल गया तो ज़्यादा फैल जाएंगे ये, लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फोर्स का तो है ही ना, फोर्स आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ पे क्या हुआ है कि एक बॉडी ने दूसरी बॉडी को चार्ज कर दिया, लेकिन हाफ हाफ। ऐसा नहीं है कि चार्ज इसके पास भी उतना ही रहा, उसके पास भी उतना ही, ऐसा नहीं हुआ, हाफ हाफ डिवाइड हो गया, ठीक है। इसने, इस बॉडी ने अपना आधा चार्ज अगली वाली बॉडी को दे दिया। अब बात कर लेते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर की। कंडक्टर क्या है कि वो चार्ज को आसानी से फ्लो होने देते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि उनके एटम्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो चार्ज को फ्लो करने देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के रूप में ही तो चार्ज ट्रांसफ़र होता है। इसलिए वहाँ पे क्या होता है कि जब चार्ज दिया जाता है तो पूरे कंडक्टर के ऊपर स्प्रेड हो जाता है। जैसा कि हमने कंडक्शन में देखा कि पूरी बॉडी के ऊपर स्प्रेड हो गया, वहाँ पे वो कंडक्टर ही था। बट इंसुलेटर केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनके एटम्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम होते हैं। जब उनको चार्ज दिया जाता है तो वो चार्ज को फ्लो नहीं होने देते। कुछ चार्ज, जैसे ये एक इंसुलेटिंग बॉडी है, बोर्ड पे मैंने यहाँ पे चार्ज दिया, तो यहाँ पे दिया तो वो चार्ज यहीं पे रुक जाएगा, फ्लो नहीं हो पाएगा पूरे बोर्ड पे। मैंने, मान लो मैंने एक वायर को यहाँ पे अटैच कर दिया जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है, पर पूरा इस पे ये स्प्रेड नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम हैं, इसलिए चार्ज को ये फ्लो नहीं होने दे रहा। कंडक्टर के एग्जाम्पल्स आपको पता ही हैं, आयरन हो गया, ह्यूमन बॉडी हो गई, एनिमल बॉडी हो गई, कॉपर हो गया, तांबा, ऑल मेटल्स हो गए, ठीक है। लगभग सभी मेटल्स आपके कंडक्टर्स होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जो आपका चार्ज को फ्लो होने से रोक देते हैं, यानी कि वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। और इंसुलेटर का जो एग्जाम्पल है वो रबर, प्लास्टिक, वुड एटसेट्रा, ये सब आपको पता ही होगा। फिर बात आई कि 2 लाइक चार्जेस में और 2 अनलाइक चार्जेस में कितना फोर्स होगा उसको निकाला जाए।
उसको निकाला कुलाम ने निकाला इन 1785 सन 1785 में अगस्त डी कुलाम ने इन दोनों के फोर्स को कैलकुलेट कर लिया। 2 पॉइंट चार्जेस के फोर्स को इसने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन कैसे किया ये मैं आपको दिखा देता हूं। उसने 2 रबड़ की बॉल्स ली जिनको उसने ऐसे लटका दिया, लेकिन पहले उन दोनों रबड़ की बॉल्स को चार्ज किया। रब कर दिया होगा। किसी भी चीज को चार्ज करना हो तो आप फ्रिक्शन से उसको चार्ज कर सकते हो। चाहे पेन ले लो, चाहे बोर्ड ले लो, यहाँ पे रगड़ लो, चार्ज हो ही जाएगा, फ्रिक्शन से चार्ज हो जाता है। तो पहले इन दोनों को उसने चार्ज कर लिया। ठीक है, ये रबर की बॉल्स नहीं, ये आप लगा लो कंडक्टिंग बॉल्स, कंडक्टिंग बॉल्स, यानी ये कंडक्टर की बॉल है। किसी मेटल की बॉल ले ली उसने, इनको रब करवा के उसके ऊपर चार्ज आ गया। 2 बॉल्स थी, 2 बॉल्स के बीच अपन को चार्ज मिल गया। मान लो पॉजिटिव चार्ज आया, 4 इसके पास, 2 3 4 और 8 इसके पास। फिर कहा कि पॉइंट चार्ज होना चाहिए। पॉइंट चार्ज का मतलब बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। जैसे पॉइंट चार्ज का मतलब होता है कि एक चार्ज जहाँ पे इक्वली सेपरेटेड हो। ऐसे नहीं हो एक बॉडी है ऐसे, जहाँ पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत सारा है और यहाँ पे कोई चार्ज है ही नहीं, तो इसको आप पॉइंट चार्ज नहीं बोल सकते। लेकिन जो बॉडी, जैसे ये बॉडी है, इस पे यहाँ 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 ये इक्वली सेपरेटेड है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं। तो यानी कि इन पे इक्वली सेपरेटेड था चार्ज। फिर उसने क्या किया? दोनों को पास लेके टच करवा दिया। कंडक्शन से क्या हुआ कि दोनों के ऊपर चार्ज इक्वली सेपरेट हो गया। 8 इसके पास, चार्ज इसके पास, 8 4 12, दोनों के पास 6 आ गई। 1 2 3 4 एंड 5 6 और 6 ही इसके पास आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 6 ही इसके पास आ गया। यानी कि अब ये बन गए पॉइंट चार्ज, और अब इनकी रिपेलिंग फोर्स आराम से मापी जा सकती है। क्योंकि अगर इस बॉल के पास अगर 4 चार्जेस होते और उस बॉल के पास 8 चार्जेस होते या कुछ भी चार्जेस, अब हमें पता भी तो नहीं है कि कितने चार्ज हैं इनके पास। मान लो क्या पता कितने रब करने से कितना चार्ज एक्वायर हुआ, हमें कुछ नहीं पता था। तब क्या हुआ, उसने क्या किया? दोनों को टच कर लिया। अगर ऐसा है कि यार इस पे कम चार्ज आता, इस पे ज़्यादा चार्ज आता, तो ये दोनों चीज़ें क्या हो गई? वेरिएबल हो गई। तो पता नहीं लगता फोर्स का, फिक्स नहीं हो पाता कि कितना चार्ज लेने जब कितना फोर्स रहेगा। क्या पता इस पे 1 कूलम आया है, 2 कूलम आया है, क्या पता 3 कूलम आया। फोर्स नप जाता, फोर्स तो नप जाता, बट क्या नहीं नपता कि कितना चार्ज लेवे जब इतना न्यूटन फोर्स आएगा। ठीक है, तब उसने क्या किया कि दोनों को अटैच करवाया। अटैच करवाते ही क्या हुआ? दोनों के ऊपर चार्ज इक्वली सेपरेट हो गया। चार्ज इक्वली सेपरेट हो गया तो उसने टॉर्जन बैलेंस नाम का एक डिवाइस था, उसमें ये दोनों लटका दिए और इसको बंद किया था स्पेस में, यानी कि जहाँ पे एयर नहीं हो उसको स्पेस बोलते हैं। तो स्पेस में उसने बंद कर दिया, यानी कि वैक्यूम में इसने उसको बंद कर दिया। तब क्या हुआ कि ये बॉल्स है ना आपस से सेपरेट करेंगी, क्योंकि भाई 2 लाइक चार्जेज हैं, समझे? लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, दोनों बॉल्स हैं जो एक ही मेटल की होनी जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि यार इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाए, इसके ऊपर नेगेटिव आ जाए, वो भी दिक्कत वाली बात है। तो इसलिए दोनों आपका सेम ले लिया उसने मेटल। ठीक है, नेगेटिव हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब क्या होगा? तब ये दोनों बॉल्स आपस में सेपरेट करने लगी, ये दूर दूर भागने लगी। तब तक भागी जब तक कि उनका फोर्स नप नहीं गया। भाई इतना फोर्स लगा दिया कि ये बॉल्स पहले तो यहाँ ही रखी थी, ऐसे ऐसे लटकी हुई थी ऐसे, बट धीरे धीरे फोर्स लगा और फोर्स लगते के साथ ही क्या हुआ? फैल गई है।
यहाँ तक फैल गई, बस फोर्स इतना ही था कि ये इतनी फैल सके। तो पता लग गया वहाँ पे टॉर्जन बैलेंस डिवाइस में आपका मीटर लगा हुआ था और उस मीटर ने बता दिया कि भाई इतना न्यूटन फोर्स है। तो वहाँ से पता लगा कि फोर्स आपका चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और रेडियस मतलब डिस्टेंस, ये जो सेपरेट कर रही हुई डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि चार्ज का जितना मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, दोनों चार्जेस के बीच का जब मैग्नीट्यूड आपका बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ता जाएगा, लेकिन रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये फोर्स को डिवाइड करेगा। यानी कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाओगे उसका स्क्वायरिंग होके फोर्स को कम कर देगा। फिर आया के ये चीज़ है जो ये आपका फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस के लिए के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। अब इसी को अगर हम यहाँ पे करें, एयर में करें, तो इफेक्ट कुछ अलग होगा, क्योंकि एयर के लिए के की वैल्यू डिफरेंट रहेगी। इसी को हम अगर ऑयल में करें तो ऑयल के लिए भी के की वैल्यू डिफरेंट रहेगी। के की वैल्यू डिफरेंट क्यों रहेगी? क्योंकि भाई यहाँ पे कोई एयर नहीं है, तो फोर्स जितना लगना था उस हिसाब से लग गया, कम नहीं हुआ, ज़्यादा नहीं। मतलब 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स के हिसाब से इसका फोर्स लग जाएगा। जैसे कि एयर में आएगा, एयर में क्या आएगा, एयर के पार्टिकल्स भी हैं, वो भी उस फोर्स को कम करेंगे, इसलिए वहाँ पे उस फोर्स की वैल्यू कम आएगी। अगर आप ऑयल में करोगे तो ऑयल में के की वैल्यू अलग रहेगी, तो वहाँ पे फोर्स और कम लगेगा। तो ये के की वैल्यू बदलती रहती है। वैसे ये कांस्टेंट है, लेकिन फ्री स्पेस के लिए कांस्टेंट रहेगा। आप जहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके लिए ये कांस्टेंट रहेगा। और के की वैल्यू उन्होंने कैसे निकाली? के की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। के को यहीं पे फिक्स कर दो और फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्टेंस का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड, इनका प्रोडक्ट। मैग्नीट्यूड करना ज़रूरी है क्योंकि माइनस साइन को हटाना ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या पता किसी पे माइनस हो सकता है इन पे माइनस साइन रहा हो। माइनस साइन रहा हो तो भी बात वही आएगी, अट्रैक्शन फोर्स भी ये बता देगा टॉर्जन बैलेंस। तो यहां से फोर्स को न्यूटन में मापा जाता है, रेडियस को मीटर स्क्वायर में नापा जाएगा, आई मीन डिस्टेंस को मीटर स्क्वायर में नापा जाएगा। डिस्टेंस के स्क्वायर है ना, तो मीटर स्क्वायर हो गया। और चार्ज का मैग्नीट्यूड कूलम, उसका भी मैग्नीट्यूड कूलम, कूलम इंटू कूलम, कूलम का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी यूनिट हमको मिल जाएगी। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम इनवर्स स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम इनवर्स स्क्वायर, ये है भाई।